तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उन पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां तक एनी डाउट? हर जी, संदीप जी, मुकेश जी और बाकी सभी भी। चलिए सर, आज की जो हमारी क्लास है कंसेप्ट के हिसाब से पहली क्लास है, और मेन हमने कल आपको 16 क्वेश्चन पहले लिखवाए थे जो सीआरपीसी में मेंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको लिखवाए हैं। आज उसी को हम जारी रखते हुए 6-7 क्वेश्चन आपको और लिखवाएंगे मेंस के पॉइंट से। आखिर में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बोला ना कि हम आपको 25 क्वेश्चन का एक सेगमेंट देंगे कि भाई इन 25 क्वेश्चन को आप कर लीजिए मोटा मोटी, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप सीआरपीसी में कहीं गच्चा खा जाओगे। मोटे तौर पे बोल रहा हूं, ये नहीं है कि हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मोटे तौर पे बेसिक मैं बोल सकता हूं कि कंसेप्ट आपकी पकड़ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 484 सेक्शन, अब तो खैर 537 सेक्शन हो गए, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा या समझा दूंगा, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे, लिखवाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने अभी आपको बोला। तो सर, आज का जो हमारा कंसेप्ट है अरेस्ट का इसके सिनोनिम्स के लिए, की पॉइंट के लिए पहले हमें ध्यान रखना है, आप इसके की नोट लिख भी सकते हो। जर्नल अरेस्ट के बारे में जनरल पॉइंट क्या है, उसके बाद दूसरा उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या है, अरेस्ट का मतलब क्या है। तीसरा, अरेस्ट कर कौन सकता है, अरेस्ट बाय हुम, थर्ड पॉइंट। उसके बाद अरेस्ट में हमें विक्टिम को देखना चाहिए या एक्यूज को देखना चाहिए? हर जी, एक्यूज को सर। नहीं, दोनों का बैलेंस देखना है, बैलेंसिंग एक्ट। अगला पॉइंट, अगला कीवर्ड बोल रहा हूं, सिनॉप्सिस की बात कर रहा हूं। अगला बैलेंसिंग एक्ट। प्रणाम सबको भारत जी। उसके बाद अरेस्ट करते समय सेफ गार्ड, उसी में ही कह सकते हो प्रिवेंटिव मेजर। अरेस्ट करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट, किन को हम अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या हम सभी को अरेस्ट कर सकते हैं संदीप जी? यस या नो? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते सर। यस, वेरी गुड। उसके बाद क्या अरेस्ट करते समय हमें जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको बताना चाहिए कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। अगला सिनॉप्सिस है नोटिस। उससे पहले वाला था इम्यूनिटी, फिर नोटिस बोला मैंने। अगला सिनॉप्सिस है कि अरेस्ट कैसे करेंगे, अरेस्ट हाउ मेड। अगला पॉइंट है वुमेन को अरेस्ट करने का तरीका है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। क्या अरेस्टेड पर्सन के भी कोई राइट होते हैं संदीप जी? यस सर। हाँ, जब क्या से सवाल आ रहा है तो यस या नो। उसके बाद एक मेरी एक रिक्वेस्ट और मैं शुरू में कहना भूल गया, अभी बोल देता हूं। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है
उसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना वीडियो ऑन कर रखिए, कैमरा ऑन रखिए, माइक म्यूट रखिए, कैमरा ऑन रखिए, ताकि हम आपके जेस्चर को पढ़ सकें और अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकें। ये मेरा ओपिनियन है, बाइंडिंग नहीं है सब पे। तो कैमरा ऑन रखेगा तो अच्छी बात है, ये मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला सिनॉप्सिस है कि अगर अरेस्ट करने का जो नियम कानून बताया उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी हो जाए, कुछ स्टेप ढंग से नहीं लिए पुलिस वाले ने, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इरेगुलरिटी इन अरेस्ट, अगला सिनॉप्सिस। उसके बाद अगर कोर्ट ने आदेश करा अरेस्ट करने का और आप अरेस्ट करने जा रहे हो, कोई आपको अरेस्ट करने से आप अरेस्ट करने जा रहे हो और कोई व्यक्ति उसको अरेस्ट करने से रोक रहा है, पुलिस वाले को अरेस्ट करने से रोक रहा है, तो वो क्या कोई अपराध करता है? क्या अपराध करता है उर्वशी जी? हाँ सर, करता है। हाँ, अभी वीडियो ऑन करिए, जब भी मैं सवाल पूछूंगा नाम लेके सर। उसके बाद अगर कोई लॉफुल तरीके से अरेस्ट करने जा रहा है, सॉरी, अगर कोई पुलिस वाले को कोई ऑर्डर नहीं है और वो अरेस्ट करने जा रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति उसको रोक सकता है पुलिस वाले को? क्या वो रोक के कोई अपराध कर रहा है संदीप जी? सर उसके पास यदि कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में क्वेश्चन कर सकता है सर किस भी आप सर उसके पास सर उसके पास अगर वारंट है तो सर नहीं रोक सकता है, और जी, सर वारंट नहीं है तो नहीं रोक सकता है सर। सनी जी, निक्की जी, वीडियो कैमरा ऑन करिए, हैंड रेज करिए, जब मैं नाम से पूछूं तो वही बताएगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। उर्वशी जी रुकिए रुकिए रुकिए, सर मैं सवाल पूछ। सर कैमरा मैं ऑन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब आपकी क्लास सर रास्ते में चलते चलते ले रहा हूँ। तो सर हैंड रेज करिए फिर। अगर आपका कोई क्वेश्चन, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका उसको आंसर आता है आपको, तो हैंड रेज करिए, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है उर्वशी जी? यस सर। ठीक। तो अगर कोई, बोलिए सर। माय आंसर इज पुलिस कैन नॉट बी अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस को अख्तियार अरेस्ट करने का और आप इलीगली उसको रोक रहे हो, तो क्या आपने कोई अपराध करा? हाँ, आपने अपराध करा, ठीक है। उसके बाद पुलिस के पास कोई अख्तियार नहीं है, इलीगल अरेस्ट कर रहा है, और फिर आप उसको रोकते हो, तो ये कोई ऑफेंस है? ये कोई ऑफेंस नहीं है। अभी हम सिनॉप्सिस की बात कर रहे थे हर्ष जी, लास्ट, अभी इसको एक बार लिख भी लीजिए। लास्ट मैंने बोला था राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये लिख लिया हर्ष। अगला बोला था इरेगुलरिटी इन अरेस्ट, अगला बोला है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस करना, ऑब्स्टेकल करना लॉफुल अरेस्ट में। इलीगल अरेस्ट अगर हो जाए, उर्वशी जी हैंड डाउन करिए, अगर कोई इलीगल अरेस्ट करता है तो अरेस्टी पर्सन के पास क्या रेमेडी है? ठीक है यहां तक? तो ये हमने अभी आपको सिनोप्सिस बोले हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट है जो आपको अरेस्ट के मामले में आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल तो कुछ भी हो सकता है, ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। अभी इस सारे सिनोप्सिस में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर 1 बाय 1 इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सर जर्नल में शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में हम कहना चाहते हैं कि ये चैप्टर 5 है और
नए BNSS में सेक्शन 35 to 62 है। ये बात करता है 2 पॉइंट को लेकर, Sir, please, व्यक्तियों के। हाँ, बोलो। sir, please once English, sir, language. I'm admission to AP, sir. Please, for disturb, sorry, please. I am English once more, please talk to English one time, please. Use. I am saying that the first Okay. point of synopsis is, first is generally, Okay, thank you. and this chapter number 5 and the section is 35 to 62. In this chapter there is a 2 point basically. First is arrest of person and the second is right of the accused. ठीक है। Generally there is a 2 mode for arrest. First under the warrant and the second without warrant. Got it my point? ठीक। Second, this is the reference regarding the general point. Second synopsis means meaning in the CRPC or Indian Penal Code or any other enactment. There is a no definition about the arrest. However, there is a popular meaning of arrest is that taking person in custody under legal authority. Who is legal authority? Urvashi ji? Sir, magistrate. Legal authority, it may be police, it may be magistrate or any other person who is empowered by the law. Okay? सर इसमें प्राइवेट पर्सन का कॉन्सेप्ट भी तो आता है साथ में ही। आता है सर, वो एक्सेप्शन में अभी बताएंगे। हमने एक सिनॉप्सिस बोला था कि कौन अरेस्ट कर सकता है। In that point we can say by police, second by magistrate and the third by private person. ठीक है यहां तक संदीप जी? तो सर however, बोलिए उर्वशी जी। Sir, but authority, if the judges pronounce, if the magistrate pronounce arrest by that person, then they do. But without warrant, he can't arrest. The police officer can't arrest. मैम प्लीज गिव, आप इसमें रेफरेंस कम करिए, क्वेश्चन हो तो पूछिए। Okay, sir. मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सर नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर अरेस्ट एंड कस्टडी और द सेम थिंग। अक्षिका जी, नो, बोथ आर नॉट द सेम मीनिंग। इट मे बी पॉसिबल in this is the settled law. In every arrest there is a custody, but vice versa is not true. Okay, custody may or may not amount to arrest. Arrest start taking a person in his custody and continue until such person is released. ठीक है यहां तक? ये सारा हमने सिनॉप्सिस बताया है मीनिंग के बारे में कि अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है।
अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये हमने सेकंड सिनॉप्सिस के कंटेंट आपको बताने की कोशिश करी है। मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया, और अरेस्ट और कस्टडी दो अलग चीज होती है। और अरेस्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेना और लगातार उसको बनाए रखना जब तक कि उसको रिलीज ना कर दिया जाए। अब वो रिलीज का देखना पड़ेगा कि वो बेल किन किन पॉइंट पे कहां पे अपना BNSS में दिया गया है, ये हम बोलना चाहते हैं। थर्ड सिनॉप्सिस इज बाय whom arrest may be made. So in this section, first is by police, arrest by police. Section 35 and 36, BNSS. And the second is by magistrate under section 41, BNSS. And the third category is by private person under section 40, BNSS. And the next synopsis is balancing act. So court have also see what is the rule regarding the arrest and what is the human right, even arrestee person, accused person. Court should see balance between the victim as well as right of the accused. He is also a human being. This is the major criteria regarding when the court have issue of warrant. Next point is safeguard or preventive measure. So in this point, we should know the landmark judgment D.K. Basu versus State of Bengal, and the second 1997, and the second case is Joginder Singh versus State of Uttar Pradesh, 1994, and the latest judgment is Arnesh Kumari versus State of Bihar. These are the landmark judgment regarding the arrest. In all three judgment give the direction regarding the arrest. मोटा मोटा जो अब न्यू BNS में या ओल्ड CRPC में जो अमेंडेड सेक्शन आए, amended section in CRPC after 2006, 2009, under section 41A, 41B, 41C, 41D, these all section are the result of guideline of D.K. Basu versus Bengal, जोगिंदर सिंह एंड अर्नेश कुमारी। ये सारी जजमेंट की वजह से ही CRPC में जो बाद के अमेंडेड सेक्शन आए, 55A CRPC, 60A, 41A, 50A, ये सारे सेक्शन अर्जी ये किसकी वजह से आए? जजमेंट्स की वजह से। D.K. बासु में जो गाइडलाइन थी, जोगिंदर कुमार में जो गाइडलाइन थी, उन्हीं गाइडलाइन को हमने आगे चल के CRPC में अमेंड करके 41A, B, C, D, 50A, 55A, 60A, वो सारे सेक्शन इसमें इंसर्ट करे हैं। बोलो संदीप जी।
और सर मैं ये कह रहा था कि आपने तीसरा केस लिखवाया था जोगिंदर सिंह के बाद, ये वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में नाम आगे वाला पूछना था। अर्नेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ, ओके सर। ठीक। एंड द नेक्स्ट सिनॉप्सिस इज हर्जी immunity. In this case, we will learn of those person the court have did not issue warrant of arrest. First is under Article 361 subclause 3 Constitution of India. It is speak the president and the governor, हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते while he or she hold a ऑफिस, जब वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को, जब हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। बोले चावला जी। चलिए सेकंड, आर्म फोर्स के पर्सनल को भी कोर्ट जो है सामान्य सिचुएशंस में अरेस्ट नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 42 BNSS, ये हम कहना चाहते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज जुडिशियल ऑफिसर को के बारे में लैंडमार्क जजमेंट है DGS एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कहा गया किसी जज को अरेस्ट करना हो तो क्या कंप्लायंस करनी पड़ेगी अक्षिका जी? सर इम्पीचमेंट किया है उसने। नहीं बेटा, मैंने बोला कि जज को अरेस्ट करना पड़े तो क्या कंप्लायंस करनी पड़ेगी, सवाल मेरा ये था। किससे पूछना पड़ेगा? सीधा अरेस्ट कर सकते हैं? नो सर। तो कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट का उस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे नहीं बोलना सर। हर्ष बताओ। सर वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, जिसके सबऑर्डिनेट में वो जज आते हैं। सर तो सर ये कहां पे बताया गया? जब ये 1991 में दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब ये सर मेरे को थोड़ा इसका फैक्ट हिंदी में बताना पड़ेगा, वैसे नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझ पाएगा। असल में इन गुजरात देयर इज अ टोटल बैन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1950, एंड इन दिस केस एक जुडिशियल अफसर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, वो बिल्कुल बाय बुक चलता था। तो क्या पुलिस सिस्टम एक्यूरेट होता है, सारी कंप्लायंस करता है? संदीप जी आप जेस्चर से भी आंसर कर सकते हो। नहीं होता। तो उस केस में पुलिस को मजिस्ट्रेट ने धमका दिया, कमेंट कर दिया। तो पुलिस वाले में देयर इज और पुलिस वाले में और कोर्ट में, जज में क्या दोस्ती हो गई? अजय जी, दोनों में दोस्ती नहीं हुई, दुश्मनी हो गई, एनमिटी हो गई। और एक स्टेज पे वो बढ़ते बढ़ते पुलिस वाला तंग हो गया। तो सर पुलिस वाले ने क्या किया? पुलिस वाले ने जज को इंस्टिगेट करके उसको ये कह दिया कि आप सर, आप तो महान हो, आप तो इफिशिएंट हो, परफेक्शनिस्ट हो, तो आप ही आके थाने का मौका मुआयना करो और उसमें सुधार करो।
87-88 में। तो वो सीजीएम आ गया थाने में, और पुलिस वालों ने, पूरे थाने ने प्लानिंग कर ली। किस बात की? कि उसको बांध के, पकड़ के, और दारू तो वहां होती है, चाहे शराबबंदी क्यों ना हो, और उन्होंने उसको दारू पिला दी जबरदस्ती, कपड़ों पे डाल दी। फिर क्या हो गया? ये काम अपराध है या नहीं अपराध? उर्वशी जी, यस या नो? जेस्चर से बोल सकते हो, जेस्चर से बोलो। सर फोर्स करके अगर किया, यस सर, अपराध है। हाँ, तो सर दारू रखना, डालना, पीना ऑफेंस बन गया। पुलिस ने एफआईआर कर दी, और उसको एफआईआर होने के बाद क्या हम उसको घर भेजते हैं? उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करते हैं। उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, और लास्ट में चल के फिर वो जुडिशियल सिस्टम में चला गया। जज मतलब कस्टडी, बेल वेल, इन मामलों में चला गया। उससे पूरे देश में जो जजेस एसोसिएशन है उसमें जो है दिक्कत आई, और उन्होंने एक केस डाला, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तब उसके बाद जो है ये रूल बना कि कोई भी जुडिशियल अफसर डीजे की परमिशन से ना ही स्टेशन छोड़ेगा, कोई मौका मुआयना करना पड़ेगा, ना ही वो डीजे की परमिशन के बिना मौका मुआयना करेगा। उसकी परमिशन लेके ही थाने में, तहसील में, जेल में वहीं जाएगा। तो जजों को भी अरेस्ट करने से इम्यूनिटी है। यहां तक ठीक है? चलिए सर, अगला पॉइंट है, तो ये तो कॉमन सी बात है, अरेस्ट करते समय देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट टू गिव नोटिस ऑफ अरेस्टी पर्सन। अगला सिनॉप्सिस है, प्रोसीजर हाउ मेड। अरेस्ट में कैसे प्रोसीजर लिया जाएगा? तो सर अरेस्ट दो प्रकार से है, एक एक्चुअल अरेस्ट और एक डिफेक्टो अरेस्ट। ठीक है अर्जुन जी? पहला कहता है कि आपको अजय जी, अरेस्टी पर्सन जिसको अरेस्ट करना है, अगर वो बोलकर या जेस्चर से अरेस्ट होना स्वीकार कर ले, इफ he or she admitted by word or gesture, in that circumstance there is a no requirement of actually touch or confine by the police of such arrested person। ठीक है? यहां तक लेडी के केस में कौन अरेस्ट करेगा? इन केस ऑफ लेडी, बाय पुलिस, वोमेन पुलिस ऑफिसर। ओके? और आफ्टर अमेंडमेंट women can be arrested even in the night, provided there is a permission of the concerned magistrate by the such police officer. After special permission, after permission, the woman can be arrested in the night also, or in course of arrest, police can use all necessary force against the arrested person। बोलिए अर्जुन जी। सर यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या जुडिशियल है? और अगर दोनों जुडिशियल, और अगर दोनों मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं हो तो क्या मैजिस्ट्रेल पावर किसी के पास अगर हो, वो ये ऑर्डर दे सकता है कि फीमेल को अरेस्ट किया जाए? लाइक वो तो सर इसमें कंसर्न लिखा हुआ है, कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। No, I am saying if suppose the judicial magistrate is not available.
सपोज में सब चलेगा। देन इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस के पास क्या मैजिस्ट्रेल पावर्स अगर हो तो वो कर सकते हैं क्या कर कि इसको देगा जी, कर देगा जी। पर वो उस एरिया के लिए, जिस एरिया में आप बैठे हो, उसके लिए आईजी के पास जाने की क्या जरूरत है? उससे पहले तो बहुत अफसर बैठे हैं वहां। जिसके पास कंसर्न मैजिस्ट्रेल पावर्स हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल। सर ऐसा पॉसिबल ही ना है ना। ओके हाँ हाक्षिका। हाँ सर Nothing, sir. नेक्स्ट। तो सर हमने बोला कि पुलिस अरेस्ट करते समय सारी पावर का यूज करेगा जिससे कि उसको अरेस्ट इंश्योर किया जा सके। सिवाय उसकी डेथ को। जब मामला डेथ केस का हो या लाइफ इंप्रिजमेंट का हो, एक्सेप्ट डेथ और लाइफ इंप्रिजमेंट, ए पुलिस ऑफिसर कैन यूज all power in order to arrest such person. ओके इसके बाद वोमेन को अरेस्ट करने के केस में लैंडमार्क जजमेंट है हरजी नंदिनी सतपथी SATPATY वर्सेस PL धानी। इसमें सारी चीजें बताई गई है कि वोमेन को अरेस्ट करते समय वोमेन पुलिस ऑफिसर के बारे में बातें करी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन रिगार्डिंग राइट ऑफ द अक्यूज पर्सन। तो अक्यूज पर्सन के, जिसको अरेस्ट किया है, उस अरेस्टी पर्सन के क्या राइट है? तो सर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 22 सब रूल 1 सब रूल 2 फंडामेंटल राइट, 4 राइट क्या जिक्र किया है। पहला राइट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये नहीं है 22 में सर अर्जुन जी। 22 पहला राइट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, सेकंड चॉइस ऑफ लॉयर, थर्ड बिफोर प्रेजेंट बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours, and the fourth if required more than 24 hours you give have order from the court। ठीक है, 4 राइट समझ गया अजय जी। ये फंडामेंटल राइट है, ये हम बोलना चाहते हैं अंडर आर्टिकल 22 रूल 1 रूल 2 में। उसके बाद सीआरपीसी में क्या दिया हुआ है? सीआरपीसी में दिया है 50 में, जो BNSS में 47 में है, राइट टू नो ग्राउंड, अरेस्ट करने के ग्राउंड बताने पड़ेंगे, ये 47 में दिया है। राइट टू बेल, ये आपको 47 में दिया है। प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours, ये 58 में दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड या रिलेटिव को इंटीमेट करना, ये 48 में दिया गया है BNSS में। राइट टू कंसल्ट लॉयर, ये CRPC में दिया गया है। और राइट टू बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ये सारे क्या है हर जी? राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन सर। ये सारे अरेस्टेड पर्सन के राइट है, ये हम बोलना चाहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अरेस्ट करने में इफ एनी इरेगुलरिटी, व्हाट्स इफेक्ट? merely if there is a irregularity, it means there is a no adverse effect.
अगर कोई सामान्य इरेगुलरिटी है उर्वशी जी, तो उससे अरेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है यहां तक उर्वशी जी? ठीक है? नहीं ठीक है? बोलो कैसे? सर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, आप वापस से रिपीट करेंगे? हम ये कह रहे हैं अगर अरेस्ट करने में पुलिस वाला मेलाफाइडी ना हो, गुड फेथ में हो, और कुछ टेक्निकल चीजें आगे पीछे हो गई हो, तो क्या अरेस्ट इलीगल, क्या अरेस्ट गलत है? क्या ट्रायल पे फर्क पड़ेगा? तो ट्रायल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अरेस्ट करने में थोड़ी बहुत ऊक चूक हो गई तो उससे ट्रायल के इंपैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल वाइड नहीं होगा अगर उसने से सारी बातें बोनाफाइडी करी है। ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट हमने बोला, अगर लॉफुल अरेस्ट कर रहा है कोई और उसको कोई व्यक्ति रोक रहा है, तो क्या वो अपराध करेगा? तो सर वो ही कमिट ऑफेंस अंडर सेक्शन 224, पुराना बोल रहा हूं, उसको आप कोरस्पॉन्डिंग कर लीजिए, 224, 225, 225 बी आईपीसी, ओल्ड आईपीसी। इन अपराधों का अपराध उसने करा है अगर वो अरेस्ट को रिसिस्ट कर रहा है। सर हमने रिमेडी पूछी है, तो इसमें रिमेडी ये है, अगर किसी को इलीगल अरेस्ट कर ले हर जी, तो उसके पास चॉइस है कि वो रिट फाइल कर दे, जो अर्जुन जी ने बोला 226 32 में या जो भी है, 32 26 में। सेकंड, अगर कोई इलीगल डिटेन करने आ रहा है तो यू हैव ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो राइट भी आपके पास है। ठीक है? उसके बाद इलीगल अरेस्ट को हम एक फॉल्स इंप्रीजमेंट भी मान लेते हैं, जो कि 358 में फॉल करता है। कन्फाइनमेंट, CRPC, हाँ 358 CRPC ओल्ड वाला फॉल्स इंप्रीजमेंट। फॉल्स इंप्रीजमेंट किसमें फॉल करता है उर्वशी जी? एक्ट का नाम बताओ। संदीप जी बताओ एक्ट का नाम। एक मिनट अर्जुन जी। फॉल्स इंप्रीजमेंट हो गया, अब हमें उसके अगेंस्ट में एक सिविल रिमेडी लेनी है। कौन से एक्ट में आ जाएगा अक्षिका? लॉ ऑफ टॉर्ट सर। हाँ वेरी गुड। तो ये टोर्ट में हम सूट फॉर डैमेज मांग सकते हैं फॉल्स इंप्रीजमेंट के लिए। तो बेसिकली 3 रिमेडी हमने बताई। रिट फाइल कर सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर। मिस्टर चावला, कैन यू प्लीज शट योर माइक? हाँ, आंसर करने के बाद अपना माइक भी म्यूट करिए सर, ऑटोमेटिकली हमें फायदा होगा, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेकंड, विदाउट प्रेजुडाइज। सेकंड, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हम कर सकते हैं इलीगल अरेस्ट के रिगार्डिंग, रिट फाइल कर सकते हैं हम, और साथ साथ हम उस इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट में सूट फॉर डैमेज भी मांग सकते हैं। तो ये 3 रिमेडी हमने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है यहां तक? चलिए सर। तो सर ये पूरा ओवरऑल एक चैप्टर हमने आपको अरेस्ट के की पॉइंट सेक्शन 35 से लेके 62 के बीच में अरेस्ट को लेके बताए हैं। हालांकि अभी हमारा मेन क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। मेन क्वेश्चन है अरेस्ट विदाउट वारंट, जो कि सेक्शन 35 में फॉल करता है। हालांकि उसके रिलेटेड बाकी सारे पॉइंट कंसेप्ट के रूप में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद एक इससे आगे चले हम एक इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं
फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो है हिमाचल सिविल जज जिसका प्री एग्जाम 2 मार्च को है प्री एग्जाम, तो उसमें बाकी जनरल लॉ के अलावा लोकल लॉ, हिमाचल प्रदेश रेंट लॉ, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट और हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट और सेंट्रल एक्ट जो शायद हमने कम पढ़े हैं, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, स्टैंप एक्ट, ये एक्ट और इसके अलावा उनका बेसिक सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, एसआरए लिमिटेशन, इन के लिए हम एक सेपरेट क्लास शुरू कर रहे हैं जो कि आने वाले 1 या 2 दिन में 10 तारीख का नाम रखा हुआ है हमने, तो वो 4:30 से 5:30 के बीच में, थोड़ा टाइम देख लेंगे, 4:30 से 5:30 या 4 से 5:30, या तो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, वो क्लास हम एक शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस भी बच्चे ने हिमाचल का फॉर्म भरा हुआ है और इंटरेस्टेड है, वो हमें उस प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। वो एक कम्बो सेगमेंट भी है, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो उसका अटेंड करने से इस सेगमेंट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो एक बार जिसने डिटेल लेनी हो तो वो मेरे नंबर पे बात करके फिर हम इसमें आगे बात कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने नंबर शेयर करते हैं, वो काशिफ सर के नंबर है, उनसे आप क्वेरी कर सकते हो, पर्टिकुलरली हिमाचल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ इसकी इंटरनल डिटेल्स के लिए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो मेरा नंबर है 98682874। ये पर्टिकुलरली हमने बोला जो हमारी 4 से 5:30 क्लास होगी उसके बारे में आपको कोई क्वेरी है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। और काशिफ सर का एक बार नंबर और डाल दीजिए। हाँ, ये दोनों नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो इन पे अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस पे फोन कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। चलिए सर, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, बेसिक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अजय जी, वो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट करना। किस केस में? बिना वारंट के। बिना वारंट के हम किस केस में करते हैं? कोग्निजेबल केस में। कोग्निजेबल कहां डिफाइन है? वो हमारा डेफिनेशन क्लोज में डिफाइन है। क्या कहता है कोग्निजेंस का मतलब? कि वो केस जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। यही हमारा सेक्शन है, यही हमारा क्वेश्चन है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर, इसमें अप्रोक्स 8-10 पूरी सिचुएशन बताई है कि कब हम बिना वारंट के, हम मतलब पुलिस अरेस्ट कर सकता है। अब ये कहना थोड़ा बेकार हो जाएगा जी कि भाई इसमें 2005 में अमेंड किया गया, फिर 9 में अमेंड किया गया, फिर 18 में अमेंड करा, ये सारा यूजलेस हो गया। क्यों हो गया हर्ष? सर क्योंकि अपने आप बीएनएसएस आ गया है उसमें, क्योंकि ओवरऑल को मिला के एक नया सीआरपीसी जो बीएनएसएस की फोरम में आ गया। अब उस सिचुएशन में पुराने अमेंडमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहा।
जहां पे BNSS है वहां। तो सर उस केस में हम ये बोलें कि ये चैप्टर 5 है, अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में है, बिना वारंट के हैं, तो इसमें टोटल जे तक की सिचुएशन दी गई है, मतलब 9 सिचुएशन है, 9 नंबर 10 सिचुएशन है। तो इन सारी सिचुएशन को हम क्या सीक्वेंस से याद रहे मेन पेपर के लिए, जरूरी है हर्ष जी? नो सर। मेंस के लिए कोई जरूरी ना है। मेंस के लिए तो इस कंसेप्ट को जब अगर ये 10 नंबर का आए, 15 नंबर का आए, 20 नंबर का आए, तो आप इसका एक लेफ्ट पेज एक राइट पेज लिख दो, वो आपका आंसर सफिशिएंट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर इसमें हम आपको कहना चाहते हैं, पहले मैं आपको सारे 10 वर्ड बोल देता हूं, फिर उनको सीक्वेंस में कर लेंगे। तो सर अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने या सरकार ने, तो उसको पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है यहां तक हर्ष जी? सहायक जी, सहायक जी ने भी राइटिंग बड़ी अच्छी करी है, मैंने देखी है, इन्होंने डाली है, अक्षिका ने करी है, हर्ष जी ने करी है, अच्छी राइटिंग करी है। सारा वर्ड टू वर्ड तो हम नहीं सारा पढ़ के तो हम आपको नहीं बता सकते, पर राइटिंग और कंटेंट आपने बढ़िया करा है, सबने जिसने भेजा है, मैं ये बोलना चाहता हूं। उसके बाद एक पहला बोला मैंने प्रोक्लेम ऑफेंडर, दूसरा बोला डेजर्टर। डेजर्टर कौन होता है? वो डिफेंस पर्सनल जो कि वहां से मतलब फौज से भाग के आ गया, या तो कोई गलती करके आ गया या उसको छोड़ के आ गया, तो फौज क्या करेगी? फौज उसको ये कहेगी कोई बात ना, जी ले अपनी जिंदगी, ये कहेगी हर जी। फौज में ज्वाइन होने के बाद पीछा नहीं छूटेगा। एक बार अगर ज्वाइन हो गए ना उर्वशी जी फौज में, तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, पीछा नहीं छूटेगा, आपके घर तक पीछा करेंगे अगर छोड़ के आगे भाग के आगे तो। क्या सही है हर्ष? यस सर। हाँ, जब तक वो मिनिमम 15 साल होता है आई थिंक मेरे ख्याल में, शॉर्ट सर्विस टाइप में, वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको भगोड़ा घोषित करके आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, ये मैं बोलना चाहा। तो सर एक हमने बोला पीओ, एक हमने बोला डेजर्टर, एक हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी आईपीसी में 410 नंबर पे डिफाइन है। क्या होती है स्टोलन प्रॉपर्टी अर्जुन जी? सॉरी सर, अर्जुन जी स्टोलन प्रॉपर्टी सर कोई भी प्रॉपर्टी विच इज यूज इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिसमें आपने स्टील करके वो अपने पास रखा हो इलीगल पोजीशन करके, ना जब उसके टाइटल हो ना ओनर हो, और आपने गलत इंटेंशन मेंसरिया और ऑब्जेक्ट से उसको अपने पास रखा हो, और वो जो रिकवरी होती है जो किन अपराधों में मिली है, किन अपराधों का जिक्र है? सर थेफ्ट हो, मर्डर हो, लूटपाट और डकैती और रॉबरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग। मर्डर का तो नहीं है सर। चीटिंग नहीं सर कुछ इफ एनीवन प्लीज हैंड रेज, किसी को पता है तो हैंड रेज करिए, बताइए। हाँ, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, अभी 2 और बच गए। हाँ एक और बच गया। हाँ बिल्कुल सही। तो सर
सीआरपीसी में, आईपीसी में 410 में स्टोलन प्रॉपर्टी का जिक्र है, जिसमें कहा गया है स्टोलन प्रॉपर्टी वो होती है अगर वो एक्वायर की है 410 में थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रोबरी, डिसऑनेस्टी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये अपराध करते समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसको स्टोलन प्रॉपर्टी बोलते हैं अर्जुन जी। और डकैती का भी है रूहानी जी, पर उसका सेक्शन दूसरा है, वो 412 में है आई थिंक। ठीक है, तो सर उस व्यक्ति को भी संदीप जी आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो जिसके पास जो है स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजीशन है। ठीक है, तीन वर्ड बोले हमने, पीओ, प्रोक्लेम ऑफेंडर, डेजर्टर और स्टोलन प्रॉपर्टी रखने वाला व्यक्ति, उसको भी हम बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है और आप उसको छुड़वा रहे हो, तो उस केस में आप जो है उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। जब आप पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाओ या अपने फ्रेंड को छुड़वाओ, जय और वीरू बनने की कोशिश करो, तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। 4 बात बोल दी मैंने अभी। ठीक है, उसके बाद जब एक पुराना सेक्शन, अब बीएनएसएस में है 394 का सब रूल 3, बीएनएसएस में क्या है ये, अगर आप किसी केस में उर्वशी जी कन्विक्ट हो गए हो और सजा भोग ली है, फिर आप घर चले गए हो, घर बदल लिया, थ्री 394 सब रूल 3 बीएनएसएस में कि कन्विक्शन के बाद, सजा खत्म होने के बाद जब आप घर जाते हो तो जब अपना घर बदलोगे तो घर बदलने की सूचना आपको सरकार को देनी पड़ेगी। आपने ना दी तो भी आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, 5 बता दिया मैंने अर्जुन जी। उसके बाद एक है, अगर आप कोई भी अपराध फॉरेन में करते हो तो उस केस में वो माना जाएगा कि इंडिया में करा गया है और उस केस में भी आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। 6 नंबर मैंने बदला। उसके बाद अगर आप गुड़गांव में रहते हो और गुड़गांव की पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है और आप भागकर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में चले गए हरजी, तो गुड़गांव का एसएचओ इंस्पेक्टर फरीदाबाद के, जहां पे उसको उम्मीद है वहां गया है, वहां के इंस्पेक्टर को या एसएचओ को ये रिक्वेजिशन डाल सकता है। रिक्वेजिशन मतलब अर्जुन जी? सर, टू ट्रेस हिम एंड गेट हिम। रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमारा अपराधी आपके क्षेत्र में चला गया, उसको रिक्वेस्ट करेगा जिसको कि बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है। माइक म्यूट कर लीजिए सब प्लीज। उसको रिक्वेस्ट करेगा जिसको बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर है हर जी, तो फिर वो पुलिस वाला भी उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। 7 नंबर बोल चुका हूं मैं संदीप जी। उसके बाद हम 3 पॉइंट बच गए, अब 7 में बोल चुका हूं। एक है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था
अगर पुलिस के सामने ही आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करो तो पुलिस क्या आपकी आरती उतारेगी अजय जी? और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है ये कैसे पता लगेगा हर्ष? वो शेड्यूल 1 में बता रखा है कि सीआरपीसी के में और बीएनएसएस के में भी कि कौन सा कॉग्निजेबल। वेरी गुड। भाई कॉग्निजेबल कौन है? डेफिनेशन ना है, जो शेड्यूल दिया है ना उसमें अपराधों के बारे में 1 to 1 बताया गया है कि भाई ये कॉग्निजेबल है, ये कॉग्निजेबल ना है। सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें उर्वशी जी, तो जो हीनियस अपराध है, सीरियस अपराध है, वो कॉग्निजेबल, और जो सिंपल अपराध है वो नॉन सीरियस, नॉन कॉग्निजेबल। पर ये डेफिनेशन ना है, शेड्यूल में सेक्शन टू सेक्शन, ऑफेंस के सेक्शन बोल रहा हूं हर चीज, आईपीसी के ऑफेंस, उन ऑफेंस के सेक्शन टू सेक्शन बताया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। उसके बाद अगला इन्होंने कहा बी और सी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि आरसीआर, आरसीआर मतलब अगर आपको मतलब पुलिस को, अगर आपको रीजनेबल कंप्लेंट मिले, संदीप जी आप पुलिस वाले हो, आपको कोई कंप्लेंट मिली, अभी बताएंगे किस बात की, या आपके पास जो आपके मुखबिर थे ना उसने खबर दी कि भाई ये अपराध हो रहा है, या आपको ये रीजनेबल सस्पिशन है, संदेह है आपको, 3 चीज बोली मैंने आरसीआर। एक रीजनेबल कंप्लेन, किसने लिख के दी आपको, दूसरा आर से रीजनेबल कंप्लेन, सी से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, मुखबिर ने आपको बताया, और आरसीआर तीसरा फिर आर, रीजनेबल सस्पिशन, आपको खुद ही संदेह है। ये 3 पॉइंट पकड़ में आए शायक जी, अक्षिका? 3 चीज आपके पास आई, या तो कंप्लेंट आई, या मुखबिर ने बताया, या आपको खुद ही लग गया। क्या लगा? कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 7 साल से कम की सजा उस अपराध की है। कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा या तो 7 साल से कम या 7 साल से ज्यादा की है। ठीक है, यहां तक ये कंडीशन समझ में आ गई, सिचुएशन समझ में आ गई धर्मेंद्र जी? यस या नो? अक्षिका यस या नो? अगर किसी पुलिस वाले को आरसीआर, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा 7 साल से कम या उससे ज्यादा की है, और अब हमने इसमें 2 पॉइंट पकड़ने आगे चल के। पहला पॉइंट, पुलिस को जिसके पास इंफॉर्मेशन है आई अर्जुन जी, उसको रीजन टू बिलीव है, उसको रीजन टू बिलीव है कि इस कंप्लेंट से, इस इंफॉर्मेशन से, यस सर, इस संदेह से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। पहले तो इंफॉर्मेशन आई, रिपोर्ट हुई, कंप्लेंट आई, लेकिन इसके साथ साथ अर्जुन जी उस पुलिस वाले को यह रीजन टू बिलीव है कि ऑफेंस भी कमिट हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा, पुलिस को
ये सेटिस्फाई हुआ कि अरेस्ट करना 5 कारणों की वजह से जरूरी है। कौन से 5 कारण उर्वशी जी? पुलिस को यह महसूस हुआ कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, उसकी 5 वजह है, तो वो उसको अरेस्ट करेगा। क्या 5 वजह? कि भाई अगर अरेस्ट ना करा तो दोबारा यो ना पकड़ा जावे, भाग जाएगा, मिले ना। अगर इसको अरेस्ट ना करें तो ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर इसको अरेस्ट ना करें तो ये गवाह को डराएगा, धमकाएगा। अगर अरेस्ट ना करें तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हुए, और अगर अरेस्ट ना करें तो दोबारा ये चोरी करेगा, दोबारा ये रेप करेगा, दोबारा ये हरेसमेंट करेगा। 5 रीजन टू प्रिवेंट अनदर ऑफेंस, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, टू प्रिवेंट विटनेसेस फॉर थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रोमिस, or to prevent the evidence, documentary evidence, and the last, to prevent to abscond from India, बाहर भाग जाए उसे रोकने के लिए इसका अरेस्ट करना जरूरी है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए इसको रोकना जरूरी है। दोबारा अपराध ना करे, इसके लिए इसको अरेस्ट करना जरूरी है। गवाह को डराए धमकाए ना, इसलिए इसको अरेस्ट करना जरूरी है। एविडेंस को खत्म ना कर दे, इसलिए इसको अरेस्ट करना जरूरी है। तो तब हम उसको अरेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे उर्वशी जी? यस, ऐसे आंसर कर, इतना अच्छी बात है ना, वेरी गुड। चलिए सर, और किसी भी अवस्था में हर्ष जी, ये अरेस्ट जो है किसके ऊपर डिपेंड है हर्ष? पुलिस ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा जब, और पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ना करेगा जब। बिना रीजन करे अरेस्ट कर ले, बिना रीजन अरेस्ट, बिना रीजन लिखे अरेस्ट ना करे। अरे हर्ष जी, नो सर। इसका क्या मतलब हुआ अक्षिका? Sir, he has to write the reason. In both situation. And Either record arrest- satisfaction. And record satisfaction. हाँ लिखा, बोला हमने कि भाई सारा पुलिस को कुछ भी करे उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई क्यों मैं इसको अरेस्ट करना चाहता हूं। वो लिखेगा फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, टू abscond फ्रॉम इंडिया, फॉर डिस्ट्रॉय द एविडेंस। और अगर वो अरेस्ट ना करे तो लिखेगा देयर इज नो चांस ऑफ absconding, उसकी कोई चांस नहीं है भागने का, उसका कोई चांस नहीं है गवाह को धमकाने का, उसका कोई चांस नहीं है आगे दूसरा अपराध करने का, तो अरेस्ट मत करो भाई। हाँ संदीप जी आगे। उसके बाद अगला एक पॉइंट, एक लाइन और बोल दूं मैं कि जितनी ये बातें लिखी और है इनको अच्छी तरह से समझने के लिए जो अर्नेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है उस केस लॉ को आपको पढ़ना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस वगैरह पढ़नी चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूं। जो अब इन्होंने स्टेट को अरेस्ट ना करके पुलिस जो बेल देने लगी वो किसकी वजह से देने लगी? वो अर्नेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट की वजह से अब पुलिस वाला बेल देता है 7 साल से कम के अपराधों के केस में। यहां तक ठीक है अर्जुन जी? चलिए, Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. बस इतना ही काम का है हर्ष जी, इतना ही काम का है कि भाई अर्नेश कुमारी वाले केस की वजह से अब जो बेल जो है ना वो पुलिस देती है, ना कि मजिस्ट्रेट देता है। बाकी उसकी डिटेल गाइडलाइन आप लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए और फिर अपने आप को एनरिच करिए। पेपर में उसका ज्यादा कोई रोल ना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद
थर्ड कॉलम हमने 9 बता दिए हैं इसमें अक्षिका जी। लास्ट वाला भी सेम है जैसा अभी हमने ऊपर बताया, पर थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? हमने ऊपर बताया अगर आरसीआर होगा, रीजनेबल कंप्लेंट होगी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी, रीजनेबल सस्पेशन होगा, तो 7 साल से कम का अपराध है, तो उस केस में जो है पुलिस वाले को रीजन टू बिलीव हो कि ऑफेंस हुआ है, या उसको ये रीजन टू बिलीव हो कि इसको अरेस्ट करना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके बाद जो है आगे अपराध ना करे, विटनेस को डराए धमकाए ना, गवाही को खत्म ना करे, या जो है वो भाग ना जाए, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। करेगा नहीं करेगा दोनों ही केस में जो उसको रीजन लिखना पड़ेगा। अगला वाला पॉइंट भी सिवाय इस चेंज के साथ हरजी कि वहां पर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, उसकी सजा कितनी बताई? वहां पे उसकी सजा 7 साल से ज्यादा, जो कि डेथ पेनल्टी तक, 7 साल से ज्यादा की हो या डेथ पेनल्टी हो, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर को उर्वशी जी रीजन टू बिलीव हो तो वो उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको, अगर हम अपने पॉइंट पे आए अर्जुन जी, हमने अरेस्ट को लेके सारी पॉइंट टू पॉइंट सिनॉप्सिस लिखवाए थे आपको अर्जी, सब पे ब्रीफिंग करी, 1 लाइन 2 लाइन। बीच में अरेस्ट को लेके आपको केस लॉ लिखवाए, डीके बासु, जोगिंदर सिंह, अरनेश कुमारी। ठीक है, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है अर्जुन जी, अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 35, 10 पॉइंट, उसको समराइज कर लेते हैं। जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है 1, जो डेजर्टर है 2, स्टोलन प्रॉपर्टी है 3, उनके अपराधी जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रखता है। उसके बाद पुलिस का जो काम में दखलंदाजी करे 4, कन्विक्ट होने के बाद, सजा भुगतने के बाद घर चला जाए, अपना एड्रेस ना बताए 5, फॉरेन में अपराध किया यहां पाए जाए 6, दूसरे जुरिडिक्शन में चला गया हो उस पुलिस वाले को हम रिक्वेस्ट करें, जो भी है 7। उसके बाद पुलिस की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करे 8, और 2 मेन है कि अगर पुलिस को आरसीआर, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पेशन हो कि 7 साल से कम का अपराध करा हो, और उसमें 2 अवस्था पूरी होनी जरूरी है। पहला, पुलिस को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ऑफेंस कमिट हुआ है, और दूसरा, अरेस्ट इसलिए जरूरी है 5 वजह से कि अगला अपराध ना करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, गवाहों को ना डराए धमकाए, एविडेंस को खत्म ना करे, और वो बाद में पकड़ा ना जा सके, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। और आखिर 10वें नंबर पे है कि अगर उसने ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की है या डेथ है, और पुलिस वाले को रीजन टू बिलीव है, तो हम उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक? चलिए सर, पढ़ने का अभी बोले सहायक जी। सर इसका मतलब जो 7 साल से ज्यादा वाला ऑफेंस है उसमें तो हम पकड़ ही लेंगे, पुलिस ऑफिसर पकड़ लेगा। जो 7 साल का कम वाला जो ऑफेंस है तो उसमें ये 5 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। नहीं सर, वहां लिखा है ना रीजन टू बिलीव होना चाहिए पुलिस वाले को। 7 साल से भी 7 साल से ज्यादा का अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जो 7 साल से ज्यादा है, डेथ वाला केस हो, लेकिन पुलिस वाले को ये रीजन टू बिलीव हो किसी ने अपराध करा है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है पुलिस की, मैंडेटरी नहीं है। अब ठीक है सहायक जी। हर जी हाँ बोलो। सर अगर आप कुछ बता रहे हैं जजमेंट और उसके आसपास कोई दूसरा पर्सन अगर कमेंट कर रहा है जजमेंट पे, तो वो बात मुझे सही नहीं लग रही है थोड़ी सी। या तो उस पर्सन को रिमूव किया जाए कि क्लास का डेकोरम खराब हो रहा है। देखते मैंने बोला सर
इसलिए हम डायरेक्टली मैंने बोला है सर कि हम ये बेसिक क्लास हमारी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, विदाउट प्रेजुडाइज बोल रहा हूं मैं सबके लिए। ये बेसिक क्लास हमारी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप जनरल जो है कॉलिंग या अपना डिस्कस कर सकते हो। ये क्लास बेसिकली जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और हो सकता हम गलत हों, पर जुडिशरी के एग्जाम में बेयर एक्ट से इतर आने के कोई भी सवाल चांस ना के बराबर है, और इंटरप्रिटेशन और अथॉरिटी वो एंडलेस है। हालांकि आज थोड़ा सा ये दिक्कत आई है, पर हम चाहते हैं कि भाई आपका भी पार्टिसिपेशन हो। हमें थोड़ा टाइम फालतू मिला है, पर अगर आप बीच में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप मेरे को यहां सुनने के लिए आए हो, ना कि मेरे को सुनाने के लिए आए हो। कोई भी बंदा XYZ विदाउट प्रेजुडाइज। तो अगर हम कोई गलत हैं तो उसको आप बाद में मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। अभी आप मेरे से कोशिश करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा मतलब है कि भाई मैंने एग्जाम दिए हैं, आपने भी दिए होंगे विदाउट प्रेजुडाइज, पर हम चाहते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई है वो तुम ना करो। एक अथॉरिटी में हजारों चीजें होती है, सभी चीजें काम की नहीं होती। मेरे को पहले पूरी ब्रीफिंग कर लेने दीजिए, अगर उसके बाद आप सेटिस्फाई ना हो तो आप बात करिए। जजमेंट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं धर्मेंद्र जी कि जजमेंट को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता यहाँ पे हम जजमेंट को एक्सप्लेन करें। सर जजमेंट के बारे में एक्चुअली क्या है ना, जजमेंट से सेक्शन क्लियर हो जाते हैं सर। वो तो फिर एक रीडिंग स्टाइल है ना, फिर आप वो एकदम माइंड है ना, वो एकदम क्लियर हो जाता है। इस सेक्शन में बाई चांस सेक्शन ही भूल जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो जाता है। सर अभी सुनिए तो सही है धर्मेंद्र जी, क्लियर हो जाते हैं। सर एक मिनट सुनिए तो सही धर्मेंद्र जी, मैं ये बोल रहा हूं, जब मैंने आपको DK बासु बोला, जोगेंद्र सिंह बोला, अर्नेश कुमारी बोला, तो बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। बाकी मैं बोलता हूं कि आपने ये जजमेंट खुद रीड करनी है। अगर एक जजमेंट मैं यहां रीड करने लग गया, अर्जुन जी बताएंगे इसका आंसर विदाउट प्रेजुडाइज। अर्जुन जी ये बता दीजिए हाँ या ना में, अगर मैं अर्नेश कुमारी की जजमेंट यहां आपको समझाने लग गया तो कितनी क्लास लगेगी? हाँ, टाइम तो बहुत लगेगा सर, टाइम तो बहुत लगेगा। फिर सर फिर तो कंटेंट कैसे पूरा होएगा सर, बताइए। कुछ हमें सेल्फ स्टडी भी करना है सर। हाँ तो वो तो अपने अभी वहां छोड़ा ही नहीं ना उसको, तो वो तो मैं बोलता हूं ऑलवेज लैंडमार्क जजमेंट प्लीज रीड सेल्फ स्टडी। लैंडमार्क जजमेंट की, क्योंकि उसमें मेरे को समझाने का कुछ ना है, वो तो थंबनेल पढ़ना है। मेरे को क्या समझाना है आपको? मेरे को आपको ये समझाना है कि बेयर एक्ट को आपको कैसे पढ़ना है धर्मेंद्र जी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जजमेंट में क्या लिखा है वो तो आप अपना खुद पढ़िए, खुद एक्सप्लेन करिए, खुद डिटेल करिए। मैं ये बोलना चाहता हूं जजमेंट से बहुत चीज समझ में आती है, पर जजमेंट से आपका सिलेबस पूरा ना हुआ 4 साल भी धर्मेंद्र जी। अगर जजमेंट से हम सिलेबस पूरा करने लगे, अर्जुन जी सिलेबस हो जाएगा पूरा 1 साल में? नहीं होगा सर जजमेंट से सिलेबस पूरा। सिलेबस हमेशा पूरा होएगा बेयर एक्ट से, पेपर में आएगा बेयर एक्ट से, जजमेंट से नहीं आना कुछ भी। आपने पेपर दिया अर्जुन जी? अर्जुन जी आपने कोई पेपर दिया भी रिसेंटली? सर LLB का दिया, वो जस्ट कंप्लीट हो गया, आज लाइसेंस आ गया। ठीक है, वेरी गुड। आपने उसमें कौन सा जजमेंट लिखा है? किसी केस में जजमेंट लिखा है? यस सर। सर एक्चुअली क्या है ना, वो पहले का टाइम था, जो कोई अगर हम कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं या कुछ